नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य के संदर्भ में जो उत्तर लेखन की हमारी कक्षा चल रही थी उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज जो हम मुख्य परीक्षा का प्रश्न देख रहे हैं बिहार राज्य के संदर्भ में, प्रश्न है हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना क्या है? सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के संदर्भ में आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? प्रश्न कह रहा है अग्निपथ योजना के बारे में। और अग्निपथ योजना की जब हम बात करते हैं तो कल एक संक्षिप्त वीडियो आपने देखा होगा जिसमें अग्निपथ योजना के बारे में डिटेल जानकारी आपको दी गई है। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी, फैक्ट जो भी थे वो आपको दिए गए हैं, तो उसको निश्चित रूप से आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देखें, वहाँ से आपको फैक्ट मिल जाएंगे कि अग्निपथ योजना क्या है। हालांकि इस प्रश्न के संदर्भ में आज चर्चा होगी, लेकिन वहाँ पे यदि आप देखोगे तो वहाँ पे दूसरे संदर्भ में बताया गया है। और जब आप प्रश्नों की बात करते हो, प्रश्न के संदर्भ में आप देखते हो तो आपको पता है कि आपको एक बैलेंस अप्रोच रखना होता है। और बैलेंस अप्रोच जब आप रखते हो तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। आप भले ही 2 से 4 पॉइंट जो नेगेटिव पॉइंट है उसको डाल सकते हो, लेकिन ओवरऑल जो है आपको पॉजिटिव रहना होता है। आपके उत्तर का 70 से 80% जो हिस्सा होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जब बात निष्कर्ष की करते हैं, निष्कर्ष में हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक विचार आपके होने चाहिए, क्योंकि सरकार कुछ भी कर रही है, आप किसी भी मानसिकता के हैं, आपकी सोच क्या है वो मायने नहीं रखता है। लेकिन जब आप उत्तर लेखन करते हो, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करते हो, तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप जो लिखते हो वो, क्योंकि सरकार जो कर रही है निश्चित रूप से उसकी हाँ में हाँ मिलाना आपके लिए बेहतर है। तो सरकार कोई भी योजना लाती है या किसी प्रकार के कार्यक्रम चलाती है, ठीक है, तो आपको हमेशा सकारात्मक, जब भी उस संदर्भ में उत्तर लेखन करना हो तो हमेशा सकारात्मक रहना है। निगेटिव बातें अपने उत्तर में नहीं लिखनी है, ठीक है। यदि गलत हो भी तो भी निगेटिव बातें अपने उत्तर में नहीं लिखनी है, सिर्फ सकारात्मक पक्षों को लिखना है। और यदि निगेटिव बातें 2-4 पॉइंट डालना भी चाहते हो तो उसको बहुत ही सहजता से डालना चाहिए, फिर भी आपका उत्तर बैलेंस रहे, जिससे कि आपका उत्तर बैलेंस रहे, ठीक है। क्योंकि अग्निपथ योजना की जब बात करते हैं, आप देख रहे होंगे पूरे भारत में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। विशेष रूप से हिंदी भाषी राज्य जहां से सबसे ज़्यादा युवा जो है सेना में जाते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तो जहां से बहुसंख्यक जो लोग हैं, जो युवा हैं वो सेना में जाते हैं, वहाँ पे इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी के जो लगातार सरकार का पक्ष रखते रहे हैं, जो लगातार सरकार की योजनाओं का गुणगान करते रहे हैं, वह भी आज इसके विरोध में हैं, वह भी आज इसके खिलाफ है। तो निश्चित रूप से कुछ कमियां होंगी तभी लोग आज खिलाफ हैं और उसको सुधार भी होना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे उत्तर लेखन कर रहे हो, यहाँ पे आपको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको उन युवाओं के संदर्भ में, जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं, उनकी दृष्टिकोण से आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे आपको सोचना है कि यदि आप अपने आप को एक अधिकारी मानकर कि आप ऑफिसर हैं, उस हिसाब से आपको सोचना है कि इसको किस प्रकार से आप ट्रैकल करोगे, यदि आप होते तो किस प्रकार से इसको लेकर चलते। तो यहाँ पे बैलेंस अप्रोच आपको रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप में से जितने भी छात्र उत्तर लेखन करते हैं, पिछला जो उत्तर था उसको चेक कर दिया गया है। निश्चित रूप से वॉइस नोट के माध्यम से आपको जानकारी भी दे दी गई है कि आपके उत्तर में क्या खामियां थी, उसको दूर करें। बहुत सारे छात्र अभी आप में ऐसे हैं जिनके 2 से 3 छात्र ऐसे हैं जिनके उत्तर को अभी मैं नहीं पढ़ता हूं, सिर्फ कंटेंट नहीं देखता हूं, सिर्फ आपकी शाब्दिक त्रुटियों को मैं देखता हूं, आपकी राइटिंग को देखता हूं, क्योंकि प्रथम प्राथमिकता वही है कि आपके उत्तर में शाब्दिक त्रुटियां कम हो, राइटिंग सुधार हो, उसके बाद फिर हम कंटेंट पे आते हैं। तो जिनकी राइटिंग बहुत पुअर है उनको मेहनत करने की ज़रूरत है कि राइटिंग उनकी बेहतर हो सके, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप उत्तर लेखन करते हो, कुछ भी आप पढ़ते हो, कुछ भी नोट्स आप तैयार करते हो, तो वहाँ पे आप ध्यान रखें कि शाब्दिक त्रुटियाँ कम हो। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे आप में से छात्र हैं जो उत्तर हमें सबमिट करते हैं, वो उत्तर का स्वमूल्यांकन नहीं करते हैं, क्योंकि उत्तर में यदि कमियाँ रहती हैं, शब्दों में जब आप 2 शब्द को जोड़ते हो वहाँ पे कमियाँ रहती हैं, एक ही बार पढ़ने पे पता चल जाता है, तो उससे यह लगता है कि आप मूल्यांकन नहीं करते हो, आप एक बार लिखते हो और तुरंत सबमिट कर देते हो। प्लीज़ पहले अपने उत्तर को लिखा करें, इसके बाद उसका मूल्यांकन किया करें। यदि आपको कोई कमियां मिलती हैं
तो उन कमियों को दूर किया करें और इसके बाद एक बेहतर उत्तर लिखकर फिर सबमिट किया करें। यदि आप इस प्रक्रिया को दोहराते हैं तो निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आपके भविष्य के लिए बेहतर है, आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर है और आपको ये करना चाहिए। यदि आप मूल्यांकन नहीं करते हो, आपकी कमियां रहती हैं, वही उत्तर आप हमें सबमिट कर देते हो, तो इससे आपकी जो छवि है हमारी नज़रों में वो आपकी धूमिल होती है। तो प्लीज़ ध्यान रखें, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा है। जब भी अब मूल्यांकन का होगा कार्यक्रम तो उस दौरान हम दिखाएंगे भी। बहुत छात्र आप में से हैं, अधिकांश छात्र हम कह लें तो बहुत ही सुंदर लिख रहे हैं। बहुत सारे लोगों में अभी कमियां भी हैं, तो उन कमियों को दूर करें। बहुत समय है, पर्याप्त समय है आपके पास। यदि आप निरंतर लग कर मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल रहेंगे। अभी भी आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, बहुत सारी छात्राएं ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मुख्य परीक्षा के लिए इस बार आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। और जब ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला तो इसका मतलब क्या है कि आपको जब भी आप आगे बढ़ोगे प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर, आप अपना कंटेंट जो आपका कोर्स है मुख्य परीक्षा का उसको भी आप ढंग से रिवाइज नहीं करोगे, इतना भी समय आपके लिए नहीं मिलेगा, तो उत्तर लेखन कहाँ से सीख पाओगे। तो इसलिए ज़रूरी है, भले ही आप प्रारंभिक परीक्षा अभी क्वालिफाई करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को कुछ समय दीजिए तो चीज़ें आपकी बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। इस प्रश्न से संबंधित अब चर्चा देखने को मिलेगी और हमारे साथ कई सारे राज्यों के छात्र जुड़कर तैयारी करते हैं। कई सारे राज्यों में यदि हम बात करें, उत्तराखंड के साथ उत्तराखंड के छात्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के छात्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं और कुछ बिहार के हैं। तो देखो, जहाँ पर भी आपके पाठ्यक्रम में ये नज़र आता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय यदि आपके पाठ्यक्रम में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस कक्षा से हमारे जुड़ना चाहिए, इस क्लास से आपको जुड़ना चाहिए। और क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग अलग शब्द सीमा है, ठीक है, तो आपको उस आधार पे अपने उत्तर को, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे बता दिया जाता है, आपको क्या लिखना है वो आपको समझा दिया जाता है, प्रश्न आप समझ जाते हो तो आपको सिर्फ लिखना होता है, तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं आपके पाठ्यक्रम में यदि है, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में यदि है, तो आप इसको कर सकते हो, आप यहाँ से उत्तर लेखन कर सकते हो। आपके यहाँ जो शब्द सीमा है उस शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आप बेहतर उत्तर लिख सकते हो। आप भी अपने उत्तर शेयर कर सकते हो, लेकिन अपनी उत्तर पुस्तिका में आप स्पष्ट जरूर लिख दीजिएगा कि आपका यह उत्तर कितने शब्दों का है और किस राज्य विशेष का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी राज्य विशेष के हैं, हमारे साथ जुड़े यदि हुए हैं तो निश्चित रूप से आपकी कॉपियों को चेक किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या हमें लिखना चाहिए, क्या कंटेंट था और क्यों ये प्रश्न आपसे मैंने पूछा है, क्यों ये प्रश्न मैंने आपको लिखने को दिया है। यहाँ है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना क्या है, सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के संदर्भ में आप इसको किस प्रकार से देखते हो। देखो, सारी चीज़ों की चर्चा अब हमने कर ली, अब हम आ गए हैं कंटेंट पे। अब हम कंटेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है तरीका कि किस प्रकार से प्रश्न को ट्रैकल करना चाहिए। सबसे पहला काम आपका होता है कि कोई भी प्रश्न जब आप पढ़ते हो तो उसको जो कीवर्ड होते हैं प्रश्न के उसको अंडरलाइन करना होता है और कम से कम 2 बार प्रश्नों को पढ़ना होता है। अब आपने पढ़ा कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है अग्निपथ योजना। आगे जब आप बढ़ते हैं प्रश्न के दूसरे भाग में तो बोला गया है सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के संदर्भ में आप इसको किस प्रकार से देखते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के संदर्भ में आप इसको किस प्रकार से देखते हो वो बताना है। तो प्रश्न आपने समझ लिया, प्रश्न की मांग आपने समझ लिया। अब इससे जुड़ा हुआ कंटेंट यदि आपके पास नहीं है, मैंने आपको पूरी छूट दे रखी है प्रारंभिक चरण में कि कहीं से आप नकल कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, वेबसाइट का सहारा ले लीजिए, पाठ्य पुस्तकों का सहारा ले लीजिए, नोट्स का सहारा ले लीजिए। ठीक है, आप कहीं से भी इसका कंटेंट तैयार करिए कि क्या लिखना है आपको, और उसको फिर क्या करना है, कंटेंट इकट्ठा करने के बाद डिसाइड करना है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर आप कितने भागों में लिख सकते हो। तो आपने देखा कि प्रश्न आपका जो है ये 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब आपको जो अपना उत्तर है उसको 2 भागों में बांटकर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है कि जो आपने कंटेंट इकट्ठा किया है उसका क्रम तय करना होता है कि इस कंटेंट को किस क्रम में आप लगाओगे
किस क्रम में आपको इस कंटेंट को लिखना है। ठीक है, अब आपने कंटेंट तय कर लिया, सब कुछ हो गया। अब आपको क्या करना होता है कि डिसाइड करना होता है कि क्या इसमें कोई चित्र, ग्राफ का सहारा आप ले सकते हो, कोई मैप बना सकते हो। तो आपको प्रश्न के प्रकृति के अनुसार पे पता चल जाएगा कि क्या करना है। यदि बना सकते हो तो कहाँ पर बनाना है वो भी आपको डिसाइड कर लेना है। और जब सब कुछ आप डिसाइड कर लेते हो उसके बाद आपको उत्तर लेखन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना क्या है। तो आप में से जो छात्र, उम्मीद करता हूँ कि सभी परिचित होंगे, क्योंकि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है कि निश्चित रूप से सबको इसके बारे में जानकारी होगी। अग्निपथ योजना क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात आपको पता होगा, जो सेना होती है वो किसी भी देश की रीढ़ होती है। सैन्य शक्ति जो है वो किसी भी देश की रीढ़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि जो सेना है वो देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखती है, देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखती है। बाहरी दुश्मनों से सेना जो है देश को सुरक्षा प्रदान करती है। आप जानते होंगे अग्निपथ योजना के अंतर्गत क्या हुआ है कि सरकार ने एक स्कीम प्रस्तुत की है उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जो सेना में जाना चाहते हैं। और इसमें इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में सबसे पहले जो एंट्री की एज है वो निर्धारित कर दिया है 17.5 से 21 वर्ष। ठीक है, मतलब यदि कोई छात्र, यदि कोई युवा 17.5 वर्ष में इसमें प्रवेश करता है, 17.5 वर्ष में, तो 21.5 वर्ष में वो यहाँ से रिटायर हो जाएगा। मतलब एक बार में मान लीजिए यदि 50,000 युवाओं को इसमें एंट्री दी जाती है तो इसमें सिर्फ 25% युवा होंगे जो आगे जा सकेंगे, जिनको आगे भेजा जाएगा। बाकी के 75% युवाओं को यहीं पर रोक दिया जाएगा 4 साल बाद और इनको सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जब इनको सेवा से बाहर किया जाएगा तब इनके हाथ में जो कुल रुपया रहेगा, जो कुल सरकार एक मुश्त इनको राशि देगी, यदि हम उसकी बात करें तो 11.71 लाख रुपया इनको कुल मिलेगा। ठीक है, जिसमें आधा इसका 50, इसमें पहली बात ब्याज भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आधा कंट्रीब्यूशन है वो सरकार का रहेगा और आधा कंट्रीब्यूशन जो है उस युवा का रहेगा जो जॉब करता है, क्योंकि उसके जॉब से 30% उसकी सैलरी का हिस्सा प्रत्येक वर्ष काटा जाएगा और सेवा निधि के रूप में जाएगा। पर मंथ 30% हिस्सा सेवा निधि में जाएगा और उसी सेवा निधि में जो 30% हिस्सा वो जवान डाल रहा है उतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार करेगी और कुल मिलाकर 4 साल में जब वो बाहर आएगा तो उसको 11.71 लाख रुपया मिलेगा। कहने का मतलब है कि अग्निपथ योजना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतानी है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी है, ये तो मैं सिर्फ पृष्ठभूमि बना रहा हूँ आपके विषय वस्तु तक पहुँचने के लिए। देखो, तो यहाँ पे क्योंकि बोला जा रहा है रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना क्या है, तो जब आप अपना उत्तर प्रारंभ करते हो तो आप बताओगे कि सेना जो है किसी भी देश की रीढ़ होती है। बाहरी दुश्मनों से जो है देश की रक्षा करने में सेना अहम भूमिका निभाती है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए कुछ नए मापदंड निर्धारित किए हैं और इन मापदंडों के अंतर्गत अब कोई भी युवा न्यूनतम 17.5 वर्ष की उम्र में सेना में जा सकता है और अधिकतम 4 वर्ष तक सेवा दे सकता है। ठीक है, अधिकतम 4 वर्ष तक सेवा दे सकता है। 4 वर्ष बाद एक बैच के 75% युवाओं को सेना से बाहर कर दिया जाएगा, रिटायर्ड कर दिया जाएगा और 25% युवाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जो स्कीम प्रस्तुत की गई है उसको अग्निपथ स्कीम कहा जाता है, उसको अग्निपथ स्कीम नाम दिया गया है। और ऐसे युवा जो सेना में 4 वर्ष तक सेवा देंगे उनको अग्निवीर नाम दिया गया है। ये चीज़ें आप अपने उत्तर में लिखोगे। आपके अपने उत्तर में ये नहीं लिखना है कि इनके वेतन का इतना 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 कंट्रीब्यूशन होगा, इतना होगा। उसको आप क्या कर सकते हो, उसको एक चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हो। एक आप चार्ट बनाओगे, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इस चार्ट के माध्यम से आप इसको दर्शा सकते हो। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हो।
कई सारे चार्ट यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, ज़्यादा चीज़ों को आप प्रयास करिएगा कि चार्ट के माध्यम से आप दिखाओ तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। ठीक है, कौन कौन से चार्ट बन सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी आपको। पहला देखो, एक चार्ट ये आप बना सकते हो इस तरह से, अपनी कॉपी में, अपनी उत्तर पुस्तिका में एक चार्ट ये बना सकते हो कि बेसिक पर मंथ जो सैलरी है, ये बेसिक पर मंथ सैलरी है, और बेसिक पर मंथ सैलरी जैसे कि 30,000 रुपये है, दूसरे वर्ष में 33,000 रुपये, तीसरे वर्ष में 36,500 रुपये और चौथे वर्ष में 40,000 रुपये। और इस प्रकार से आप चार्ट ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हो कि फर्स्ट ईयर में 21,000 रुपये उसको खाते में मिलेंगे या हैंड में जाएंगे, और 9,000 रुपये ये सेवा निधि का कंट्रीब्यूशन होगा। इसी प्रकार से दूसरे वर्ष में 23,100 रुपये उसको मिलेंगे और वहाँ से 9,900 रुपये सेवा निधि में कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये बेसिक पे आउट का जो फिगर है ये आप बना सकते हो, लिखने से ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि आपने लिख दिया, इसके बारे में आपने बता दिया, तो यहाँ से जो आपका पहला, जो आपके उत्तर का पहला भाग था उसमें आप इसको दर्शा दोगे तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी और एग्जामिनर पर इसको बेहतर प्रभाव पड़ेगा। आप कह सकते हो आपके पक्ष में चीज़ें होंगी, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे कि आपने देखा था कि सारी चीज़ें होंगी, आपने बता दिया कि अग्निवीर क्या है, अग्निपथ योजना क्या है, क्यों सरकार इसको लेके आई है, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे बता दिया। आपने जब ये बताया, वेतन बताया, तो वहीं पे आप बता सकते हो कि ऐसे में जो लोग सेना में, जो युवा सेना में भर्ती हो रहे हैं उनको 48 लाख रुपए का जीवन बीमा भी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और किसी भी स्थिति में मृत्यु होने पर, सेवा के दौरान मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का भी या 1 करोड़ रुपए सहायता राशि का भी प्रावधान है। तो ये आपका पूरा समाप्त हो गया। फी स्ट्रक्चर, जो इनका सैलरी स्ट्रक्चर है, उसको चार्ट के माध्यम से जैसे मैंने दिखाया आप दर्शा दोगे तो उससे बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ेगा और थोड़ा सा उत्तर जो है वो आपका आकर्षक लगेगा। अब आपका जो प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न का जो पहला भाग था कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अग्निपथ योजना क्या है, तो ये आपका समाप्त हो गया। और जब आप इसमें लिखोगे, लिखने के बाद चार्ट के माध्यम से इनकी सैलरी और स्थिति को दर्शाओगे तो आपका लगभग 1.5 पेज अच्छे से लिखोगे यदि आप, तो 1.5 पेज आपका लगभग 1.5 से 2 पेज यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, सेना में जाने के इच्छुक युवाओं के संदर्भ में आप इसको किस प्रकार देखते हो। जब आप दूसरा भाग बात करते हो तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि जो युवा जा रहा है वो, क्योंकि युवा नाराज हैं, नाराजगी किन बातों को लेकर है आपको पता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दर्शानी है। यहाँ पे आपको मैंने बोला सकारात्मक दर्शाना है। तो यहाँ पे शुरुआत आप किस प्रकार से कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सेना में जाने वाले युवाओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यह भारतीय युवाओं की दिशा और दशा को बदलने वाली योजना प्रतीत होती है। निश्चित रूप से इससे युवाओं को लाभ मिलेगा। अब लाभ मिलेगा तो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, अब लाभ मिलेगा, इतना हो गया। इसके बाद फिर इसके जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसके बारे में आप बताओगे। ठीक है, भले ही लोग इससे नाराज़ हैं लेकिन आप बताओगे कि कोई भी युवा, क्योंकि सरकार की इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा जो है न्यूनतम 17.5 वर्ष की आयु में इसमें प्रवेश ले सकता है, और 17.5 वर्ष की आयु से लेकर यदि प्रवेश लेता है तो अधिकतम 21.5 वर्ष में वो बाहर आ जाएगा सेवा से। और जब इन 4 सालों में 21.5 वर्ष तक कोई भी युवा बाहर आता है तो उसके पास कितने रुपए होंगे, 11.71 लाख रुपए प्लस वेतन, इसको तो अलग से मिल ही रहा है। और आप बता सकते हो कि इस प्रकार से जो युवा हैं बहुत ही कम समय में जो है वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे, और सरकार द्वारा जो एक मुश्त यहाँ पे राशि दी जा रही है उससे जो युवा हैं कोई भी उद्यम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि यह राशि कोई उद्यम करना चाहते हैं युवा और यह राशि उनको कम लगती है तो बैंकों के माध्यम से आसानी से उनको ऋण भी प्राप्त होगा। सरकार ने यह भी प्रावधान इसमें किया है। तो इसमें आप पॉजिटिव चीज़ें बताओगे, आप बताओगे कि युवा आत्मनिर्भर हो जाएंगे, आप बताओगे कि 21 वर्ष के बाद, क्योंकि 21 वर्ष में ही जो युवा है वो यदि वह चाहे तो आत्मनिर्भर हो सकता है। क्योंकि जब सेना में कोई जाता है तो आप जानते हैं वो सेना में जाने के बाद जो स्थिति होती है वो बदल जाती है। आप क्या होते हैं, नियमबद्ध हो जाते हैं, आप अनुशासन
प्रिय हो जाते हैं, आप अनुशासन को मानते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जो युवा हैं जब वो बाहर आएंगे 4 साल बाद तो समाज को नई दिशा देंगे, हमारा समाज बेहतर होगा। इसके साथ साथ आप बताओगे कि बाद में, क्योंकि सरकार ने ऐसा नहीं है कि बाद में कोई विकल्प नहीं रखा है, इसके बाद भी 21 वर्ष, 21.5 वर्ष की आयु में जब भी कोई युवा बाहर आता है उसके बाद भी उसके पास बहुत सारे विकल्प खुले हैं, विशेष रूप से निजी क्षेत्रों में भी खुले हैं, साथ ही साथ वह पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भी जा सकते हैं, उनको अलग से कुछ छूटें दी जाएंगी। तो इस तरह से जो पॉजिटिव बातें हैं वो आप लिखोगे कि जो युवा हैं जो 4 साल बाद आएंगे वो शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होंगे और हमारे समाज को नई दिशा देने वाले युवा होंगे और हमारा समाज भी बेहतर होगा, नेतृत्व में भी वो सक्षम होंगे और ऐसे युवाओं को जो समाज है वो सम्मान देगा, सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाएगा। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। और इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, प्रश्न आपका पूछा गया है सेवा में जाने वाले युवाओं के संदर्भ में आप किस प्रकार से देखते हो, तो आपका जो उत्तर है वो उसी संदर्भ में होना चाहिए। हर पॉइंट इसका जो है वो सेना में जाने वाले युवा से ही संदर्भित होना चाहिए। आप बताओगे कि इनका उज्जवल भविष्य हो सकता है। तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट इसी में से, इसी योजना से उठाकर कुछ कम से कम 5 से 6 पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, उन 5 से 6 पॉइंट में आप विधिवत तरीके से ये कवर कर सकते हो। फिर आपने पॉजिटिव बातें कर दी, इसके बाद क्या है कि इनमें खामियों को भी बताना है, क्योंकि खामियां तो हैं ही निश्चित तौर पे, तो खामियों को भी बहुत ही सहजता से, बहुत ही मधुर शब्दों में खामियों को भी बताना है। कैसे? जैसे आप बता सकते हो कि उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है, या आप कह सकते हो इस प्रकार से आप बता दोगे कि रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई यह योजना कई संदर्भों में युवाओं की दिशा और दशा को बदलने वाली प्रतीत होती है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी युवाओं के संदर्भ में अपने पे लेके नहीं लिखोगे कि मेरी नज़र में ये खामियां हैं, आप ये लिखोगे युवाओं के संदर्भ में। यदि हम देखें तो युवाओं का कहना है, जो सेना में जाने के इच्छुक युवा हैं, उनका यह भी कहना है कि इसमें कुछ खामियां भी हैं। खामियों के अंतर्गत क्या बताओगे? खामियों के अंतर्गत सबसे बड़ी एक खामी है जिसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है, हो सकता है आगे कोई स्पष्टीकरण आए, कि जैसे कोई एक बच्चा 17.5 साल की उम्र में इसमें जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो शैक्षणिक आप कह सकते हो कार्यक्रम चलते हैं, जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था है, उसमें आप देखते हो कि जो एक बच्चा है उसको यदि इंटर पास करने में देख लें, 12th पास करने में, तो आप देखते हो बड़े आसानी से 18-19 वर्ष की आयु में कोई बच्चा 12th पास करता है, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में, ठीक है। 17 वर्ष तो हर हालात में लग ही जाते हैं, 17 वर्ष तो हर हालत में लग जाते हैं। मतलब जब 17.5 वर्ष जो एंट्री की एज रखी है, बच्चे की पढ़ने लिखने की एज होगी, ठीक है। मतलब अधिकतम बच्चा 12th कर पाएगा इस एज में। और यदि 12th करके बच्चा इसमें चला जाता है, सेलेक्ट हो गया 4 साल के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4 साल बाद यदि यह 75% में आ जाता है, मतलब इसको बाहर होना पड़ेगा। अब जब इसको बाहर होना पड़ेगा, 4 साल बाद जब इसको बाहर होना पड़ेगा, तो क्योंकि यह इंटर करके गया था, इसकी एज थी 17.5 वर्ष, ठीक है। अब बाहर आ रहा है 21.5 वर्ष में, ठीक है। अब इसकी योग्यता क्या है? अभी इंटर ही है, क्योंकि इसमें अभी कोई ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि जो बच्चे इसमें जाएंगे उनके शैक्षणिक कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। सरकार उनको जो है अन्य कोर्सों में भी वरीयता देगी। जैसे ऑफिसर रैंक पे एनडीए में होता है कि आप प्रवेश ले लिए, फिर आपका स्नातक परास्नातक होता रहता है। तो कुछ इस तरह से इसमें भी होना चाहिए प्रावधान कि जो बच्चा इंटर करके आ रहा है वो आसानी से सेवा के दौरान ही स्नातक की भी उसको डिग्री मिल जाए, और यदि योग्य है आगे भी रहता है तो उसको परास्नातक की डिग्री मिल जाए। यदि कोई हाई स्कूल करके इसमें इंटर लिया है तो उसको उसी प्रकार से इंटरमीडिएट की डिग्री मिल जाए, उसी प्रकार से स्नातक की मिल जाए। ये चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि आप 4 साल बाद जब आओगे, भले ही आपके पास 11 लाख रुपए हैं, लेकिन शैक्षणिक रूप से यदि आप कहीं जाओगे तो आप क्या स्तर लेके जाओगे? क्योंकि आप इंटरमीडिएट पास हो, और ज़्यादातर जो सेवाएं हैं उसमें स्नातक मांगा जाता है, तो कहीं ना कहीं उस युवा का जो है यहाँ पे नुकसान होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे इस तरह का कुछ प्रावधान होना चाहिए, जैसे एनडीए में है
कि जब कोई छात्र जाता है यहाँ पे, कोई युवा इसमें सेलेक्ट होता है, तो उसको पढ़ने का भी मौका मिले, साथ ही नौकरी भी होती रहे, साथ ही साथ उसका कोर्स भी कंप्लीट होता रहे, यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अभी ये जो 25% है, सरकार ने इसमें क्या कहा है, सरकार ने इसमें बड़ी चतुराई से कहा है कि ये जो 25% है इनको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन इन 25% का मापदंड क्या होगा, इनके मानक क्या होंगे, किन आधार पर ये बढ़ाए जाएंगे, इसको भी स्पष्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे भारत के हर विभाग में भ्रष्टाचार है, इसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा, जिसका रेफरेंस होगा वो आगे जाएगा। ये चीज़ें लिखनी नहीं है, इसको बहुत ही शालीनता से कैसे लिखना है भी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस पर भी स्पष्ट होने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट जो आपका है, तीसरा पॉइंट इसमें है कि जो 75%, इस पॉइंट को आपको लिखना है और बहुत अच्छे से लिखना है कि ये जो 75% यहाँ से बाहर होंगे, निश्चित रूप से समाज इनको जो है वो दूसरे दृष्टि से देखेगा। क्यों? क्योंकि जो 75% बाहर आ रहे हैं तो ये असफल कहे जाएंगे ना, क्योंकि 25 तो आगे बढ़ गए, 75%, तो ये जो 75% वहाँ पे निकल के आएंगे, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि जो 75% वहाँ पे बाहर निकाल दिए जाएंगे, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, फिर भविष्य में वो क्या कर पाएंगे, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से यदि इसी प्रकार की परिस्थितियाँ बनी रहती हैं, इनमें जो बदलाव हैं ये नहीं किए जाते हैं, जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम को लेकर जैसे 25% जो है उसको स्पष्टीकरण उसका नहीं किया जाता, तो सेना जो है जो युवा हैं वो सेना से विमुख होंगे, ये भी आपको बताना है। इसके साथ साथ क्योंकि 75% बाहर कर दिए जाएंगे, तो अन्य स्थानों पर जब ये 75% जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, किस आधार पे ये जाएंगे कि हमें नौकरी दी जाए। क्योंकि यदि किसी के पास ये जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ तो यही होगा ना कि आप निकाल दिए गए, मतलब आप में कोई कमी थी तभी आप निकाल दिए गए, तो वहाँ पे जो उनकी सैलरी होगी, जो उनके वेतन होंगे, उससे भी उनको समझौता करना पड़ेगा और न्यूनतम वेतन पर कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो प्राइवेट सेक्टर क्या है, लाभ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपने अपने उत्तर में पहले तो सारी पॉजिटिव बातें बता दी, लेकिन 2 से 3 पॉइंट इसमें भी लिख देना है कि युवाओं के अनुसार, युवाओं का जो इस योजना को लेकर युवाओं में जो मतभेद है या युवा जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उनके हिसाब से सबसे पहले इसमें शैक्षणिक कार्यक्रम की ड्यूटी के दौरान ही उनको शैक्षणिक कार्यक्रम से भी जोड़ा जाए और उनको कोई डिग्री 4 साल बाद कम से कम जिस योग्य वो हैं उस आधार पे उनको एक डिग्री भी प्रदान की जाए, जो कि उनके आगे का आधार बन सके। 4 वर्ष बाद जब वो सेवा से बाहर आते हैं तो उसका आधार बन सके। दूसरी बात आप बताओगे कि जो 25% हैं वो 25% कौन से होंगे, उसको लेकर क्या मापदंड हैं, यह भी स्पष्ट नहीं है। इससे भी युवाओं के अंदर रोष है, युवा इसके लिए भी स्पष्टीकरण चाहते हैं। इसके साथ साथ आप बताओगे कि जो 75% यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। तो 3 पॉइंट आप यदि लिख दोगे तो आपका उत्तर बहुत बैलेंस रहेगा, क्योंकि आपके उत्तर का लगभग 80% जो हिस्सा है वो पॉजिटिव है। सिर्फ आपने कुछ कमियाँ बताई हैं, 2 से 3, और जो कमियां बताई हैं वो निश्चित रूप से वाजिब कमियां हैं। उस पर यदि आप निष्पक्ष होकर सोचोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, निश्चित रूप से ये कमियां हैं। तो इस तरह से यदि आप लिखोगे आपका उत्तर बैलेंस रहेगा। अब देखो, जब निष्कर्ष आप लिखते हो, हमेशा याद रखना निष्कर्ष में बैलेंस नहीं, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। निष्कर्ष में कभी भी निगेटिव पॉइंट नहीं लिखना, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो मैंने अभी बताया ये चीज़ें यदि आप निष्कर्ष में बैलेंस करने लग जाओ तो वो गलत होगा। निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिख दोगे, निष्कर्ष में आप बता दोगे, समग्रता से देखें तो यह योजना युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने वाली प्रतीत होती है या युवाओं को बेहतर भविष्य देने वाली योजना साबित हो सकती है। हालांकि इसमें कुछ खामियां भी हैं और निश्चित रूप से सरकार उसको दूर करने का प्रयास करेगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकें और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकें। तो इस प्रकार से यदि लिख दोगे तो निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। आप बता दोगे इस तरह से इस योजना के माध्यम से भारतीय सेना की जो औसत आय है वो भी कम हो जाएगी और इससे भारतीय सेना एक युवा सेना का स्वरूप ले सकेगी।
ठीक है। तो ये एक बैलेंस अप्रोच है जिस तरह से आपको इस उत्तर को लिखना है। अब आपका काम है कि इस उत्तर को आप बहुत ही बखूबी तरीके से लिखोगे। कुछ अतिरिक्त चीज़ें बता देते हैं जो आप उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये इस प्रश्न में के उत्तर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्रश्न किसी और संदर्भ में पूछा जाता है तो वहाँ पर लिख सकते हो आप। जैसे कि आप, ऐसा नहीं है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत ने ही यह स्कीम निकाली है। इससे पहले विश्व के कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर उन देश के जो युवा होते हैं उनको अनिवार्य तौर पर कुछ वर्षों तक सेना का हिस्सा रहना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे, ब्राज़ील का नाम आपने सुना है, आपने रूस का नाम सुना है, आपने यूक्रेन का नाम सुना है, आपने उत्तर कोरिया का नाम सुना है, दक्षिण कोरिया हो गया, ये कुछ देश हैं, इजराइल हो गया, ये कुछ देश हैं जहाँ पर युवाओं को कुछ निश्चित समय तक अनिवार्य रूप से सेवा देनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ये चीज़ें लाई गई हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारत का जो रक्षा बजट है, अभी तक का जो मानना है, अभी तक के जो आंकड़े हैं, भारत सरकार का जो रक्षा बजट है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा, 50% से ज़्यादा जो हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ वेतन और पेंशन में चला जाता है। सैनिकों के वेतन में, पूर्व सैनिकों के पेंशन में चला जाता है, और आप कह सकते हो बहुत कम हिस्सा बचता है हमारे पास जिससे हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर पाते हैं। यदि हम पिछले आंकड़े की बात करें तो आपको बता दें 4.85 लाख, 4.85 लाख करोड़ रुपए हमारा बजट था। और इस बजट में से यदि हम बात करें तो 1.31 लाख करोड़ रुपए से ही सिर्फ हम आधुनिकीकरण कर पाए थे। बाकी का पूरा हिस्सा जो है वो सैनिकों के वेतन में, पूर्व सैनिकों की पेंशन में चला गया था। तो एक बहुत बड़ी समस्या है ये, और निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार है वो इसी दिशा में कार्य कर रही है, इसी बर्डन को कम करना चाहती है जिससे सेना का आधुनिकीकरण किया जा सके, जिससे सेना को और साजो सामान उपलब्ध कराए जा सके। तो इस तरह से आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न का उत्तर बखूबी तरीके से, आपको निष्पक्ष तरीके से लिखना है। आपको एक सिविल परीक्षार्थी के रूप में इस उत्तर को लिखना है, ना कि आपको उस युवा के रूप में जो सेना में जाना चाहता है। क्योंकि यदि आप उस युवा के संदर्भ में यदि आप सोचेंगे तो ये जो प्रश्न है इसमें बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हैं, आप उसको लिखेंगे और आपका उत्तर बैलेंस नहीं होगा। आपको किसी राजनीतिक पार्टी से भी सबका झुकाव होता है कहीं ना कहीं, तो उस संदर्भ में भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप सिविल सेवा की तैयारी करने जा रहे हो। मतलब सरकार यदि कहती है ये एक है तो आप भी बोलोगे हाँ जी एक है। आप इस रास्ते पर चल रहे हो और वही करना है जो सरकार बोले, उसमें हाँ में हाँ मिलाना है। लेकिन हमें दोनों पक्षों को समझना ज़रूरी है, दोनों पक्षों के बारे में जानकारी करना ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।